क्या डाले हैं? चित्र हो गया है। सब लिखाए हैं नहीं, ताड़पत्र पर बने पोथी नहीं लिखा गया। मूल केंद्र करके लिखिए। तारानाथ ने अपभ्रंश शैली का मूल केंद्र राजस्थान के मारवाड़ को जबकि नाना लाल चमन लाल मेहता ने नाना लाल चमन लाल मेहता ने गुजरात को अपभ्रंश शैली का मूल केंद्र माना है। किंतु अपेक्षाकृत अधिक प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध होने से अब दक्षिण भारत में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में औरंगाबाद जिले में स्थित येलोरा अथवा बेरुल की गुफाओं को अपभ्रंश शैली का मूल केंद्र माना जा रहा है। मूल केंद्र माना जा रहा है और इसका आरंभ येलोरा गुफा की गरुड़ आरूढ़ वैष्णवी की मूर्ति से माना जाता है। गरुड़ आरूढ़ वैष्णवी की मूर्ति से माना जाता है। इसके विकास में सर्वाधिक योगदान दक्षिण भारत पर शासन करने वाले
विजयनगर और बीजापुर के शासकों का माना जाता है। शासकों का माना जाता है। हेडिंग डालिए, अपभ्रंश शैली के चित्र अपभ्रंश शैली के चित्र मुख्यतः तीन रूपों में प्राप्त होते हैं। जो निम्न है। नंबर 1, ताड़पत्र पर बने पोथी चित्र के रूप में। ताड़पत्र पर बने पोथी चित्र के रूप में। नंबर 2, कागज पर बने पोथी चित्र और स्फुट चित्र के रूप में। नंबर 3, कपड़े पर बने पटचित्र अथवा चित्रपट के रूप में। पैरा चेंज करते हैं। अपभ्रंश शैली में अधिकांश चित्र पोथियों के रूप में उपलब्ध हैं। जो जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित हैं। श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित है। साथ ही कुछ गैर जैन पोथियां और पटचित्र भी पाए गए हैं। हेडिंग बनाइए, जैन पोथियां
जैन पोथियां, इस शैली में देखेंगे बहुत सी जैन पोथियां चित्रित हैं, जिनमें प्रमुख प्रमुख पोथियों में निम्न को रखा गया है। नंबर 1, विशेषा वस्यक। नंबर 2, ओक निर्युक्त। सूत्र तिरसठ। शलाका पुरुष चरित्र। सिद्ध हम या सिद्ध हेम। धर्माम खुद। सावग पड़िमणि। सूत्र चुन्नी। दस वैकालिक सूत्र। कल्प सूत्र या इसी को कहिए चित्र कल्प द्रुम। चित्र कल्प द्रुम संग्रहिणी। सूत्र नेमि। नाथ चरित्र। कथा सरित सागर। कथा रत्नाकर। काल कथा या कालिकाचार्य। कथा काल कथा या कालिकाचार्य कथा। क्या नाम है उसका?
प्रश्न व्याकरण सूत्र, प्रश्न व्याकरण सूत्र, अंग सूत्र, उत्तरा अध्ययन सूत्र, धर्माम बुध आदि। फिर देखेंगे गैर जैन पोथियां, गैर जैन पोथियां, इसमें रखेंगे गीत गोविंद, बाल गोपाल, स्तुति, पांडव चरित्र, दुर्गा सप्तशती, महापुराण, चौर पंचाशिका, रति रहस्य, नियामत नामा, नियामत नामा, मार्कंडेय पुराण, काम सूत्र आदि को। पट चित्र, इसमें हम लोग रखेंगे बसंत विलास, पंच तीर्थ पट या पंचार्थ तीर्थ पट। ये जो सारणी है ये पूरा सबको याद होना चाहिए। ज्यादातर क्वेश्चन इसमें इसी तरह से आते हैं कि कौन जैन पोथी है, कौन गैर जैन पोथी है, कौन पट चित्र है।
तो सारणी सबको याद होनी चाहिए। अब इनमें जो कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण है उन पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सारणी लिख डालिए तब आगे चलते हैं। जैन पोथियां विशेषावश्यक ओक निर्युक्त सूत्र फिर षष्ठ शलाका पुरुष चरित्र सिद्ध हेम धर्माम बुध सावग परिमणि सूत्र चुन्नी दस वैकालिक सूत्र कल्प सूत्र या चित्रकल्प द्रुम संग्रहणीय सूत्र नेमिनाथ चरित्र कथा सरित सागर कथा रत्नाकर काल कथा या कालिकाचार्य कथा प्रश्न व्याकरण सूत्र अंग सूत्र उत्तरा अध्ययन सूत्र धर्माम बुध एक बार लिखे है ना, यहाँ कर दिए निशीथ चूर्णी, निशीथ चूर्णी। अब लिखिए गैर जैन पोथियां गीत गोविंद बाल गोपाल स्तुति पांडव चरित्र दुर्गा सप्तशती महापुराण
चौर पंचाशिका रति रहस्य नियामत नामा मार्कंडेय पुराण काम सूत्र। फिर हेडिंग बना लिए पट चित्र। दोनों लिख लिए बसंत विलास पंचतीर्थ पट या पंचार्थ तीर्थ पट। पूरा एक टेबल याद होना चाहिए, प्लस इनमें से कुछ से इन्हें जनरली यही बनेगी, कौन जैन पोथी है, कौन गैर जैन पोथी है, कौन पट चित्र है। कुछ पुस्तकों से और पट चित्रों से अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हीं पर हम लोग डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हेडिंग बनाइए बसंत विलास। देख लीजिए फिर लिखा जाएगा बसंत विलास को देखेंगे। ये कपड़े पर चित्रित एक जन्म कुंडली नुमा पट चित्र है, जिसे गुजरात के शासक अहमद शाह कुतुबुद्दीन अहमद शाह कुतुबुद्दीन के शासन काल में 1451 ईस्वी में जैन मुनि, क्या नाम है, रत्नगिरी, जैन मुनि रत्नगिरी के द्वारा तैयार किया गया था। तो कपड़े पे चित्रित जन्म कुंडली नुमा पट चित्र है। गुजरात के शासक अहमद शाह कुतुबुद्दीन के शासन काल में 1451 में जैन मुनि रत्नगिरी के द्वारा इसे तैयार किया गया था। ये लगभग 436 इंच लंबा, 9.15 इंच चौड़ा पटचित्र है, जिसके बाईं तरफ 1 इंच और दाहिनी तरफ 0.75 इंच चौड़ा हाशिया छोड़ गया। बीच में संस्कृत और गुजराती मिश्रित लेख लिखे गए हैं और कुल
79 चित्र बनाए गए। लिपि अर्थात लेख और चित्रों में स्त्री, लिप और चित्रों में एक स्त्री और एक पुरुष के प्रेम प्रसंग को आधार बनाकर बसंतागमन, बसंत के आगमन और उसमें भी विशेषकर फाल्गुन मास, फाल्गुन मास पढ़ते इसको वास्तव में फागुन, ला साइलेंट होता है, लिखते हैं फाल्गुन। फाल्गुन मास की शोभा का वर्णन है। शैली इसकी वर्णनात्मक है, रंग योजना सरल है, रंगों में केवल लाल, पीले, नीले रंगों का ही प्रयोग हुआ है और पृष्ठभूमि ज्यादातर पीले रंग से बनाई गई है। ध्यान क्या देना है कि बसंत विलास है, हरा होना चाहिए, हरे का प्रयोग नहीं। और जब भी विकल्प बनाएं किसका प्रयोग है, हरा डालेंगे जब, मैंने किसका नहीं प्रयोग है तो हरा ही जनरली डालेंगे। लाल, पीले, नीले का प्रयोग है, पृष्ठभूमि पीली बनाई गई है। वर्तमान में ये पटचित्र फ्रायर आर्ट गैलरी, आर्ट गैलरी वाशिंगटन में संग्रहित है। फ्रायर आर्ट गैलरी वाशिंगटन में संग्रहित है। आगे हम लोग देख लेते हैं, इससे अंदर से भी क्वेश्चन बनेंगे, तो अगली पॉइंट जान रहे होंगे। इसी पटचित्र के आधार पर मेहता जी ने पूर्व मध्यकालीन चित्रकला को गुजरात शैली नाम दिया। कल्पसूत्र या चित्रकल्प ध्रुव बहुत महत्वपूर्ण है। कल्पसूत्र या चित्रकल्प ध्रुव आप देखेंगे कि कल्पसूत्र या चित्रकल्प ध्रुव जो है, इसी की एक प्रति आनंद कुमार स्वामी ने जर्मनी के बर्लिन म्यूजियम से प्राप्त किया था और उसी के साथ पूर्व मध्यकालीन चित्रकला की खोज हुई थी और सामान्यतया इसी कल्पसूत्र को पश्चिमी भारत में चित्रित पहली पोथी माना जाता है। इसकी एक प्रति राजस्थान के जैसलमेर
संग्रहालय से प्राप्त हुई है, जो लगभग 12वीं सदी ईस्वी की है। यद्यपि इसका शुद्ध डेट है 1156, उससे कोई मतलब नहीं है। 12वीं सदी ईस्वी की है। और अब आगे कहा जाएगा कि 12वीं सदी से पश्चिमी भारत में ताड़पत्री जैन पोथियां मिलने लगती। अब दो चीज पहले ध्यान दीजिए यहां। इसे कहा गया कि पश्चिमी भारत में चित्रित पहली पोथी है या पहली जैन पोथी है, और सामान्यतया 12वीं सदी से पश्चिमी भारत में चित्रित ताड़पत्री जैन पोथियां मिलने लगती। लेकिन हरमन गोएट्स, अब इसको आगे डिटेल देखेंगे, यहाँ केवल अपना निष्कर्ष निकालने भर को जान लीजिए। हरमन गोएट्स ने गुजरात में चित्रित, माने पश्चिमी भारत में चित्रित निशीथ चूर्णी की प्रत खोज निकाली, जो 1100 ईस्वी की, और आगे चल करके कार्ल खंडाले वाला, या केवल कहिए कार्ल, और सरयू दोषी ने ओक निर्युक्त सूत्र को खोज लिया। ये इससे भी पहले की 1060 ईस्वी की। अब यहाँ पे क्वेश्चन कुछ आप लोगों को फंसाने वाले बनेंगे। पुराने पेपर जो देख रहे होंगे, तो पुराने पेपरों में जनरली यही आ रहा होगा कि पश्चिमी भारत में चित्रित पहली पोथी कौन है। ये दोनों विकल्प में नहीं हो, तो वहां कल्पसूत्र सही हो। कल्पसूत्र की चित्रित प्रतियां कब से मिलने लगती? 12वीं सदी से। वास्तव में ये विचार जो है आनंद कुमार स्वामी और मेहता जी का, लेकिन जब ये खोज लिया गया, फिर आगे साल करेंगे तो एक आध क्वेश्चन कहीं मिलेगा कि पश्चिमी भारत में चित्रित प्राचीनतम जैन पोथी कौन है। ये विकल्प में रहेगा कल्पसूत्र, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ये सही होगा। लेकिन अगर ये विकल्प में आ गया, ये दोनों गलत हैं, ये सही माना जाए, तो पश्चिमी भारत में चित्रित प्राचीनतम जैन पोथी कौन है, पहली वरीयता देंगे ओक निर्युक्त सूत्र को, दूसरी वरीयता देंगे निशीथ चूर्णी को, और वो ना हो तब आप कल सूत्र को लेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे तो सब समस्या आती होगी। जैसे एलटी की जब परीक्षा हुई थी, खूब गलत किए थे, और लोग एप्लीकेशन भी लगाए थे, क्वेश्चन गलत है। था क्या, आ गया कि प्राचीनतम चित्रित पोथी कौन है, कल्प सूत्रों विकल्प में है, निशीथ चूड़ियों है, ओक निर्युक्त सूत्रों नहीं, निशीथ चूड़ी नहीं थी,
कल्पसूत्र था और ओक निर्युक्त सूत्र था। अधिकांश इसी पर टिक करके आए, क्योंकि जनरली किताबों में यही मिले, लेकिन वो गलत था। इसको सही किया गया था, वास्तव में इसी को सही होना भी चाहिए। ये चीज क्लियर हो गया होगा। यहाँ आगे देखेंगे कि जो कल्प सूत्र है, अपभ्रंश शैली की पोथियों में, या कह सकते हैं पूर्व मध्यकालीन पोथियों में सर्वाधिक पोथी कल्प सूत्र की ही प्राप्त होती है। 15वीं सदी से 15वीं 14वीं 15वीं 14वीं 15वीं सदी से कागज पर चित्रित प्रतियां भी मिलने लगती है, और कागज पर चित्रित पोथियों में कल्प सूत्र ही प्राचीनतम पोथी है। ये भी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है। अब फिर एक समस्या आएगी कि पहले ये माना जाता था कि भारत में कागज पर चित्र कब से बनने लगे, 15वीं सदी माना जाता। और पुराने क्वेश्चन देखेंगे सब 15वीं सदी ही सही हो, लेकिन ये दोनों मान काल खंडाले वाला ने अपनी खोज में सिद्ध किया है कि 15वीं नहीं, उसके पहले 14वीं सदी से ही कागज पर चित्र बनने लगे थे। तो ऐसे क्वेश्चन में भारत में कागज पर चित्र कब से बनने लगे, वरीयता देंगे 14वीं को। 14वीं न हो 15। वास्तव में थोड़ा पुराना विचार हो गया, ये स्वामी जी का विचार है, 15वीं से मिलते हैं, और ये काल खंडाले वाला का बाद का विचार है। तो वरीयता देंगे 14वीं को। तो दोनों चीज महत्वपूर्ण है कि भारत में कागज पर चित्र कब से बनने लगे, 14वीं अथवा 15वीं से। दूसरे, कागज पर चित्रित प्राचीनतम की कौन है, कल्प सूत्र। आगे जानेंगे कि 15वीं सदी से, अब 15वीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं, 15वीं सदी से कल्प सूत्र की प्रतियां भारी संख्या में, लगभग 100 की संख्या में मिलने लगती। और भी हम इसके पहले बताए कि यही कल्पसूत्र ही, या सबसे अधिक प्रतियां जो है कल्पसूत्र की ही मिलती है। और देखेंगे कल्पसूत्र की ये प्रतियां जो हैं, ये सामान्य प्लस स्वर्णाक्षरी दोनों रूपों में पाई जा रही, सामान्य प्रतियां और स्वर्णाक्षरी प्रतियां दोनों रूपों में पाई जा रही। 15वीं सदी की 1156 वाली जो जैसलमेर संग्रहालय से मिली है, सामान्य प्रति है। कल्पसूत्र की एक प्रति 1465 में जौनपुर के तर्की शासक हुसैन शाह
सर्की के शासन काल में तैयार की गई और इस प्रत के लिपिकार पैंसठ जौनपुर के सर्की 65 हुसैन शाह सर्की के समय में तैयार की गई, जिसके लिपिकार कर्ण सिंह के पुत्र देवीदास कायस्थ हैं। देवीदास कायस्थ हैं। ये प्रत भी सामान्य प्रति है। ये प्रत जो है सामान्य प्रति है। वर्तमान में ये प्रत गुजरात में सारा भाई मणिक लाल, क्या कहिए मणिक कौर, गुजरात में सारा भाई मणिक लाल या मणिक कौर के पास है। तो वो भी सामान्य प्रत थी, ये भी सामान्य प्रत थी। कल्पसूत्र की एक प्रति मालवा के मांडू से मिली है 1439 के, लेकिन समय को कोई मतलब नहीं है। मालवा के मांडू से मिली है, यह भी सामान्य प्रति है। कल्पसूत्र की एक प्रत एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे से मिली, वो भी सामान्य प्रति है। स्वर्णाक्षरी प्रतियों में देखेंगे कि जो स्वर्णाक्षरी प्रतियां हैं उनमें से स्वर्णाक्षरी प्रतियां हैं, एक गुजरात के अहमदाबाद में मुनि दया विजय के संग्रहालय में है। गुजरात के अहमदाबाद में मुनि दया विजय के संग्रहालय, ये स्वर्णाक्षरी प्रति है। कल्पसूत्र की एक प्रति 1467 में जौनपुर के सर्की शासक हुसैन शाह सर्की के समय में तैयार की गई। ये वाली प्रत स्वर्णाक्षरी प्रति है और ये वर्तमान में गुजरात के बड़ौदा में पोल ज्ञान मंदिर, गुजरात के बड़ौदा में पोल ज्ञान मंदिर में सुरक्षित है। ये दो स्वर्णाक्षरी है और जो हमने बताया वो सब सामान्य प्रतियां हैं। अब आगे फिर जानेंगे, क्वेश्चन जो बनेगा आगे से बनेगा, अपभ्रंश शैली की जितनी पोथियां हैं उनमें सबसे सुंदर चित्र कल्पसूत्र में प्राप्त होते और कल्पसूत्र की जितनी भी प्रतियां हैं उनमें सबसे उत्कृष्ट प्रति 1467 वाली जौनपुर वाली प्रति है। तो दोनों चीजें बनेगी। अपभ्रंश शैली या जैन शैली के में उत्कृष्ट चित्र मिलते हैं कल्पसूत्र में। अगला फिर बनेगा, कल्पसूत्र की सर्वोत्तम प्रति या सबसे उत्कृष्ट प्रति कौन है? 1467 वाली जौनपुर वाली प्रति, जो वर्तमान में गुजरात के बड़ौदा में नरसिंह जी के पोल ज्ञान मंदिर में सुरक्षित है। अब आगे जानेंगे कि जो जैन पोथियां हैं उनमें सामान्यतया स्त्रियों के चित्र नहीं मिलते, या मिलते भी हैं बहुत कम मिलते हैं। लेकिन कल्पसूत्र में
स्त्रियों के भी चित्र पाए जाते हैं और तीर्थंकरों की धरण या सेविका के रूप में स्त्रियों को बनाया गया। और ये जो धरण है सामान्य स्त्रियां नहीं है, जो आपकी लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती, दुर्गा, काली आदि है, यही सब जैन धर्म में तीर्थंकरों की सेविका है, उनकी सेवा करती, तो उन्हीं सबको बनाया गया है। आपको केवल ये ध्यान देना है, किस जैन पोथी में स्त्रियों के चित्र मिलते हैं, कल्पसूत्र। साथ ही देखेंगे कि जैन पोथियां हैं, तो जैन पोथियों में जनरली जैन तीर्थंकरों के चित्र होंगे, जिनमें से सबसे अधिक 23 तीर्थंकरों के चित्र कल्पसूत्र में प्राप्त होते हैं। फिर एक क्वेश्चन बनेगा, किस जैन पोथी में तीर्थंकरों के चित्र मिलते हैं, तो हमेशा बरी होगी कल्पसूत्र। कल्पसूत्र ना हो तो कालिकाचार्य कथा। तो इसमें जो है तीर्थंकरों के चित्र प्राप्त होते। अगली पोथी हम लोग देख लेते हैं। ये पोथी बहुत महत्वपूर्ण है। विशेषावश्यक बहुत आवश्यक, विशेषावश्यक। जैसलमेर संग्रह में संग्रहित ये प्रति पूर्व मध्यकालीन जैन पोथियों में सबसे प्राचीन 9वीं 10वीं सदी ईस्वी की बताई जाती है। शैली इसकी अलंकारिक है, लेकिन इसमें चित्र नहीं पाए गए, इसीलिए ओक निर्युक्त सूत वगैरह जो है चित्रित पोथियों में प्राचीन हो गई। ये उनके पहले की शैली, लेखन शैली अलंकारिक है, लेकिन इसमें चित्र नहीं पाए गए। तावग परिमणि सूत्र चुन्नी, तावग परिमणि सूत्र चुन्नी राजस्थान में ताड़पत्र पर चित्रित पहली उपलब्ध पोथी, जिसे 1260 में आहार उदयपुर, राजस्थान के उदयपुर में पड़ेगा। आहार उदयपुर के शासक तेज सिंह के शासन काल में तैयार किया गया। धर्माम बुद्ध कोई महत्वपूर्ण नहीं, बस एक पॉइंट जान लिए। धर्माम बुद्ध ये पोथी गुजरात के खंभात में स्थित खंभात भंडार से मिली है, और माना जाता कि इसे चालुक्य नरेश वस्तुपाल
के द्वारा लिखा गया था, वस्तुपाल के द्वारा लिखा गया था। निशीथ चूड़ी, ये अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण है। तो प्राचीनतम में पूछ ली जाती है निशीथ चूड़ी। इस पोथी को देखेंगे, ये गुजरात के पाटन में स्थित संग बीना पाड़ा के संग्रह में है। 11वीं सदी ईस्वी की पोथी है। और अब इसीलिए जब किताबों पढ़ेंगे तो वहां जब तक ओक निर्युक्त सूत्र की खोज नहीं हुई थी तो ये लिखा जाएगा कि बेरुल मतलब यलोरा वाले अभ्रंश शैली के चित्रों के बाद इसके प्राचीनतम उदाहरण किसी चूड़ी में मिलते हैं। लेकिन अब ये सब वाक्य गलत हो चुके। अब ये लिखा जाएगा कि बेरुल वाले अभ्रंश शैली के चित्रों के बाद इसके प्राचीनतम उदाहरण निर्युक्त सूत्र में प्राप्त होते। एक जान लीजिए पंचतीर्थ पट, वही है पंचतीर्थ पट या पंचार्थ तीर्थ पट। पट चित्र है, जाहिर है कपड़े पर चित्रित है। लगभग 1437 ईस्वी का है। और ये पट चित्र गुजरात में पाटन में शांतिनाथ भंडार में सुरक्षित है। शांतिनाथ भंडार में सुरक्षित है। बस इतना ही। तो कुल मिला के मेन चीजें जो डिटेल में जानना है, बसंत विलास, कल्प सूत्र, कलश कल्प सूत्र, निशीथ चूड़ी, ओक निर्युक्त सूत्र की आपस में तुलना, इतने डिटेल में जानना। बाकी सबके नाम जानते रहिए, कौन जैन पोथी है, कौन गैर जैन पोथी है, इतना ही यहाँ चलेगा। अब देख लेते हैं अपभ्रंश शैली की विशेषताएं। अपभ्रंश शैली की विशेषताएं। पहले तो ये ध्यान देंगे कि हम लोग पाल शैली पढ़ चुके हैं और जो विशेषताएं पाल शैली की हैं वही इसकी भी हूं। कारण पाल भी अपभ्रंश है, ये भी अपभ्रंश है। बस थोड़ा सा अंतर क्या रहेगा कि पाल शैली में अजंता की कुछ विशेषताएं हैं, इसलिए पाल में पतन के लक्षण अपेक्षाकृत कुछ कम हों। दूसरे, पाल पढ़ते समय हम लोग बौद्ध बौद्ध कर बोलते थे, इसे पढ़ते समय जनरली जैन जैन बोले। बाकी जनरली वैसे ही आप देखेंगे जो अपभ्रंश शैली की पोथियां हैं, उन पोथियों की लिखावट में गोलाई के स्थान पर कोणात्मकता दृष्टिगोचर होती है। आकृतियों की जो सीमा रेखाएं हैं वो काली स्याही से बनाई गई हैं।
और उनमें लोच और कोमलता का अभाव है, और ऐसा लगता है कि वो बरस से नहीं अपितु किसी कठोर लेखनी जैसे बाल पेन वाटर पेन हाथ से खींची गई हो। आकृतियों के चेहरे ज्यादातर सवा चश्म है, आंखें बड़ी बड़ी परवल जैसी बाहर को निकली हुई बनाई गई। एक तो बड़ी बड़ी आंखें, दूसरे बाहर को निकली हैं, जिससे आंखों में उग्रता का भाव प्रदर्शित होता। नाक अनुपात से अधिक लंबी नुकीली बनी है, जो गाल की सीमा रेखा के बाहर निकल गई। गाल की सीमा रेखा के बाहर निकल गई है। और स्त्रियों की आंखों में एक तो ऐसे बड़ी बड़ी आंखें थी, दूसरे स्त्रियों की आंखों में कान तक काजल रेखा बनाकर कर्ण स्पर्शी आंखें बनाई गई। मैंने आंख कान मिला दी, कर्ण स्पर्शी आंखें बनाई गई। ठुड्डी समझ रहे हैं? अब ठुड्डी, ठुड्डी मतलब दाढ़ी छोटी चपटी आम की गुठली की भांति बनाई गई। पशु पक्षी मानो आकृतियां ये सब एक ही धरातल पर बने हैं, उनमें दूरी और लघुता का अभाव है, और देखने में ये कपास के गुड्डों जैसे या खिलौनों जैसे या गुजरात की कठपुतलियों जैसे दिखाई देते। बादल वगैरह देखने में कपास मतलब रुई के ढेर जैसे दिखाई देते। रंगों में देखेंगे कि ज्यादातर चमकदार रंग लगाए गए हैं और पृष्ठभूमि गहरी लाल बनाई गई। क्वेश्चन जनरली इसी पर बनेंगे, बाकी आगे हम बता रहे हैं। अपभ्रंश शैली के रंग कैसे हैं? चमकदार। दूसरा, अपभ्रंश शैली की पृष्ठभूमि कैसी है? गहरी लाल। रंगों में लाल, पीला, नीला मेन है, प्लस सफेद और काला, चारों कर, पांचों कर दीजिए। लाल, पीला, नीला, साथ ही श्वेत और काला, इन मूल रंगों का मिश्रण से बने आंख आई रंग का प्रयोग हुआ। दूसरे क्या जानेंगे कि जो पाल शैली पढ़े थे उसमें सोने चांदी के रंगों का प्रयोग नहीं हुआ। अपवाद है नेपाल के, जहां पे सोने चांदी के रंगों का प्रयोग हुआ, तो पाल शैली में कहेंगे सोने चांदी के रंगों का प्रयोग नहीं है, जबकि इसमें सोने चांदी के रंगों का खूब प्रयोग हुआ। तो मूल जानना कि रंग चमकदार है, पृष्ठभूमि गहरी लाल है, जनरली यही बनी। रंग कौन प्रयोग है? लाल, पीला, नीला, साथ ही काला, सफेद और
फाख्ताई, मतलब सोने चांदी के रंगों का खूब प्रयोग हुआ। आकृतियां जो हैं वो रूढ़ या परंपरा पर आधारित बनाई गई, अतः देखने में वो भद्दी और निर्जीव प्रतीत होती। आगे जानेंगे कि भारतीय चित्रकला में कागज पर चित्रकारी पहली पहली बार अपभ्रंश शैली में प्राप्त होते हैं, और अपभ्रंश शैली में प्राप्त होते हैं कल्पसूत्र। इस शैली के चित्रों में से कल्पसूत्र जो है वो कागज पर चित्रित प्रथम पोथी है। कल्पसूत्र के साथ दुर्गा सप्तशती, कालिका चार कथा, इन सबके चित्र भी कागज पर पाए गए। आगे जानेंगे अपभ्रंश शैली की जो जैन पोथियां हैं उनमें जो तीर्थंकरों की आकृतियां बनाई गई, उनकी आकृतियों में भेद करने के लिए अलग अलग रंगों का प्रयोग किया गया। जैसे आदिनाथ या ऋषभ देव की आकृति में स्वर्णिम रंग का प्रयोग हुआ। नेमिनाथ की आकृति में काला रंग प्रयोग हुआ है। पार्श्वनाथ की आकृति में नीला रंग प्रयोग हुआ है। महावीर की आकृति में पीला रंग प्रयोग हुआ। एक पॉइंट और जान लीजिए कि जो तीर्थंकर हैं उन्हें चित्रों में अपने प्रतीकों के साथ दिखाया गया। आदिनाथ का प्रतीक सांड दिखाया जाएगा। नेमिनाथ का प्रतीक शंख दिखाया जाएगा। पार्श्वनाथ का प्रतीक सर्प दिखाया जाएगा। महावीर का प्रतीक सिंह दिखाया जाए। अब यहां पर फिर एक बार एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि पार्श्वनाथ के चित्र में उनके प्रतीक सर्प को किस रूप में दिखाया गया? तो दो रूपों में है। एक सिर पे छत्र किए हुए, दूसरे सामने विनीत मुद्रा, माने थोड़ा सा अपना फन नीचे किए हुए, सिर पे छत्र किए हुए और विनीत मुद्रा में सर्प को दिखाया गया। अपभ्रंश शैली समाप्त। कहीं कोई कंफ्यूजन हो, किसी तरह की दिक्कत हो, उस पर चर्चा कर लें और फिर इनको लिखना शुरू करें। मत लिखिए। थोड़ा सा बाकी उसको पढ़ के खत्म ही कर लेते। लिखाएंगे 10-5 मिनट लिखाना है। और दूसरे, आज पढ़ाने में थोड़ा मन नहीं लग रहा। चुनाव रिजल्ट देखना है ना। भारत जीते कोई भी
जिज्ञासा तो रहती, देखें क्या हो रहा। मध्य देशीय शैली। ये आपके सिलेबस में नहीं है और उसी अनुसार खत्म भी हो जाएगी। तारानाथ का विवरण देखेंगे, उनके विवरण से स्पष्ट है भारत के मध्य भाग में मध्य देशीय शैली प्रचलित थी, जो पश्चिमी शैली से उत्पन्न हुई थी। इसके अंतर्गत संपूर्ण मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र रहा होगा। प्रमुख केंद्रों में मालवा, जौनपुर, मथुरा, वृंदावन, कन्नौज। मालवा, जौनपुर, मथुरा, वृंदावन, कन्नौज मध्य देशीय शैली के केंद्र रहे होंगे। महापुराण अवधी भाषा में लिखित मुल्ला दाऊद की लोर चंदा जौनपुर में चित्रित कल्प सूत्र की दोनों प्रतियां, मालवा में चित्रित नियामत नामा या सुल्तानी, जो कि पाक शास्त्र माने अच्छे अच्छे व्यंजन बनाने की कला से संबंधित पुस्तक है, को इस शैली के उदाहरण के रूप में रखा जाता है। महापुराण, लोरचंदा जौनपुर में चित्रित कलसूत की दोनों 65 वाली 67 वाली प्रतियां, नियामत नामा, इन सबको इस शैली के उदाहरण के रूप में रखेंगे। दूसरे देखेंगे इस शैली में भी चित्र ताड़पत्र पर बने, लेकिन अपभ्रंश या कहिए जैन की तुलना में मध्य देशी शैली में कागज पर बने चित्र अधिक प्राप्त होते और मध्यदेशी शैली में लोक प्रतीकों जैसे घड़ा या कलश, सूर्य, स्वास्तिक, कमल, सरोवर आदि का अंकन प्रमुखता से किया गया और मध्यदेशी शैली में लोक शैली की अल्हड़ता, सहजता, मधुरता, अल्हड़ता, सहजता, मधुरता आदि दृष्टिगोचर होती है और विशेषकर अपभ्रंश शैली में चित्रित जो बैसड़ो पोथियां हैं, उनमें बैसड़ो पोथियां जो हैं उनमें इनका अंकन मनोहारी ढंग से चारुता लिए हुए किया गया। मध्यदेशी शैली समाप्त। कश्मीरी शैली। तारानाथ के विवरण से पता चलता है कि कश्मीरी शैली मध्य देशीय शैली से उत्पन्न हुई थी और जो कश्मीर के पुरातन चित्रकार थे वो सब मध्य देशीय शैली के ही अनुयायी थे। 7वीं सदी में कश्मीर में हसुराज नाम का चित्रकार हुआ था,
जिसने कश्मीरी शैली में नए प्रतिमान या नई विशेषताएं समाहित की, कहीं नए प्रतिमान स्थापित किए या उसे कहिए नई विशेषताएं जोड़े या समाहित किए। आगे देखेंगे जो आपकी कश्मीरी शैली है ये भी अपभ्रंश शैली ही है। अंतर क्या है? कश्मीरी के रंग उतने चमकदार नहीं हैं जितने की अपभ्रंश शैली, माने अपभ्रंश शैली जितने चमकदार नहीं। दूसरे कश्मीरी शैली जो है इसमें कुछ स्थानीय विशेषताएं और कुछ फारसी या ईरानी विशेषताएं भी समाहित। साथ ही देखेंगे भारतीय चित्र शैलियों में पहाड़ी शैली, राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली, राजस्थानी शैली, मुगल शैली, पहाड़ी राजस्थानी मुगल शैलियों के विकास में कश्मीरी शैली का योगदान माना क्या? कश्मीरी खत्म। दक्कनी शैली पहले ही खत्म है। दक्कनी शैली विंध्य के दक्षिण में विकसित हुई है, विंध्य के दक्षिण में विकसित है। और जो हम लोग विजयनगर कालीन, बहमनी कालीन, साथ ही कह सकते हैं विजयनगर बहमनी, चोल कालीन, पल्लो कालीन भित्त चित्रों को देखे उन सब को दक्कनी शैली के उदाहरण के रूप में रखा जाए। पूर्व मध्यकालीन चित्रकला समाज। कुछ पूछना हो, कोई कंफ्यूजन हो, क्लियर कर लीजिए, रिपीट करते रहिएगा। कारण यहाँ पढ़ाने में देख रहे हैं तब आप लोगों को ये एकदम आसान लग रहा, जब पढ़ेंगे तो विशेषकर किताब हर शैली समझ में आ सकती है, ये आपके समझ में नहीं आएगी। ये शैली आप लोगों के समझ में ही नहीं आएगी। उसका कारण यही है कि पहले शुरू में पढ़ें कि कला का पतन काल है, मतलब ये स्पष्ट ज्ञान नहीं। और जो लेखक हैं वो और कठिन बना दिए। जैसे भी रीता प्रतापक पढ़ेंगे तो वो जैन शैली अलग लिखेंगी, अपभ्रंश अलग लिखेंगी, पश्चिमी भारतीय अलग लिखेगी। और जब उनका उदाहरण देना होगा तो केवल जैन वाली जब लिखेंगे उसमें केवल जैन पोथी रखेंगे, बाकी सबके उदाहरण वही चलेंगे। अब उसी में आदमी परेशान हो जाएगा, कौन वाली पोथी अपभ्रंश में है, कौन वाली जैन में है, कौन पश्चिमी भारतीय में है। ये दिक्कत हो जाती है। उसकी क्या विशेषता है? इसकी सब अलग है ही नहीं, केवल पाल अलग पढ़ना, बाकी सब एक है। अब वो अलग है, उसी में से है या नहीं वो अलग है। एक संभावित तरीके से कश्मीरी और मध्यदेशी तोड़ के बना दिया। क्या चीज? फिर से क्वेश्चन पढ़िए तो। ये DSSSB का क्वेश्चन है क्या? उसी का क्वेश्चन है, हो सकता है इतना गंदा क्वेश्चन और कोई बना ही नहीं सकता। इसलिए इसमें दो विकल्प आपने पढ़ा, एक उदयगिरी, एक खंडगिरी, दोनों एक है।
एक एक साथ लिखे जाते हैं। भुवनेश्वर से 3 किलोमीटर दूरी पे है उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़। तो आप उसमें सही करिए उदयगिरी। उदयगिरी उड़ीसा में भी है। और जो खारबेल का हाथी गुफा लेख समय प्रथम सदी ईसा पूर्व है, वो उड़ीसा में स्थित है और वो उदयगिरी की पहाड़ी में ही मिला। बहरहाल उसको जब पढ़ते तो हम कहते हैं उदयगिरी खंडगिरी, छोटी छोटी दो पहाड़ियां हैं और दोनों को मिलाकर कहते हैं रानी गुफा। तो उदयगिरी को रखिए क्योंकि नामकरण उसी बेस पे हुआ। खारबेल का हाथी गुफा लेख कहाँ से मिला? उदयगिरी की पहाड़ी से। और जो हाथी गुफा अभिलेख है उससे पता चलेगा खारबेल ने जैन संगीत भी बुलाया है वो। वहां पे जैनों के लिए बहुत से आवास बनवाए थे और उसमें बहुत से रेखा चित्र मिलते हैं जिससे उस समय के सामाजिक धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती। समय है प्रथम सदी ईसा पूर्व। तो उसी को वरीयता दीजिए। चित्तन वासल 7वीं सदी में पढ़ रहे हैं। अब आप कहें प्राचीनतम कौन है, और वो प्रथम सदी ईसा पूर्व। उदयगिरी जैन ही है, खारबेल जैन है। उसने जैनों के लिए ही बहुत से आवास वहां बनवाए। और पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, दूसरी संगीत जो है यहीं पर बुलाई गई थी। दूसरी जैन संगीत प्रथम सदी ईसा पूर्व में यहीं पर उदयगिरी में ही बुलाई गई। वो अलग है कि आप लोग जो पढ़ते होंगे वो आप लोगों को जो हम पढ़ा देते हैं। दो ही जैन संगीत धर्म में पढ़ाते थे, पाटलपुत्र और वल्लभी। हुई है 6, इनों में 6 संगीतियां हैं। दो ही मेन है, पहली और अंतिम। तो जनरली जहां पढ़ना होता वहां 2 ही पढ़ते हैं। बोलिए। ऐसे कोई साक्ष्य नहीं और कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं। और गाय को क्या, हम तो मानते हैं जैन सैंधव सप्ताह में कोई भी पूजनी नहीं था, किसी की नहीं पूजा होती थी। क्या चीज? एक मिनट, वीडियो लंबा हो रहा है।